नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई हमारे YouTube चैनल पे खूब एंजॉय कर रहे होंगे। हमने पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर्स में, पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोग ने डिसाइड किया था और डिस्कस किया था चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में और ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हम लोग ने जाना, उसके डिफरेंसेस के बारे में जाना। और चलिए आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में और अपनी जानकारी को बढ़ाते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आखिर चाइल्ड डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? पिछली बार हमने डेवलपमेंट का मीनिंग सीखा था, जाना था कि डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ है, विकास है, जो लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। जब से एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से वो प्रक्रिया स्टार्ट होती है और वो आखिरी दम तक, लास्ट आखिरी सांसों तक वो प्रक्रिया निरंतर लगातार चलती रहती है। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं खुद को। तो अब हम ये जानेंगे, ये तो हुई बात डेवलपमेंट की। अब हम जानेंगे कि चाइल्ड के बीच में डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेट करेंगे। चाइल्ड इज यूनिक एंड स्पेशल। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा विकास और ग्रोथ बच्चे में आती है, ठीक है। और हर एक बच्चा, एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड स्पेशल। ये नहीं कि हमारे क्लासरूम में अगर 40 बच्चे बैठे हुए तो 40 के 40 बच्चों का माइंडसेट एक ही होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक घर परिवार में रहने वाले भाई बहन का भी मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर, सोचने का तरीका, खेलने का तरीका में डिफरेंसेस होता है। भाई बहन का ही क्या, जगह अगर हम एक साथ जुड़ा पैदा हुए बच्चों की ही बात करें, वो लोग भी एक दूसरे से हर एक क्वालिटी में भिन्न होते हैं। बेशक उनकी शक्लें मैच हो रही हैं, लेकिन बाकी सारी चीजों का करने का तरीका अलग होता है। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। हाउ? ये कैसे है कि हर एक चाइल्ड स्पेशल है? देखिए, आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी तारे जमीन पे, उसका भी उनका वही है कि हर एक एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। कि अगर एक ऐसा बच्चा है जो स्लो लर्नर है, एक बार में चीजों को समझ नहीं पाता है, उसको लिखने में दिक्कत आती है, वो सी को उल्टा बना देता है, डी को उल्टा बनाता है, बी और डी में जो स्मॉल लेटर्स का बी और डी होता है हमेशा उसमें कंफ्यूज रहता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिमेट्री दिखते हैं, पेज नंबर को फाइंड आउट करना उनके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर, बच्चे के अंदर क्वालिटी नहीं होती है। बेशक वो पढ़ने में उतना होशियार नहीं था कि एक बार में जो टीचर ने समझाया या पेरेंट्स ने समझाया वो ग्रैस्प कर ले, बल्कि उसका जस्ट अपोज उसके बड़े भाई बहुत ही होनहार रहते हैं कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, खेलकूद में भी बहुत अच्छे हैं, और ये हमेशा पिछला ही हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो उस सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाता। जहाँ पे बच्चों को एक बार में चीज समझ में आती है, उस बच्चे को 10 बार उस चीज को समझाना पड़ रहा था। लेकिन वो कुछ समय का ड्रॉबैक था जब टीचर ने उसको पहचाना कि अच्छा ये गलती है, इसको इस तरह से वॉकआउट करके, सुधार कार्य करके हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। और वैसा उन्होंने बखूबी किया। बल्कि उसके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा थी ड्राइंग की, उसको निखारने की कोशिश की कि वो अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति ड्राइंग के माध्यम से ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाता है, तो उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से वो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था जिस बेसिस पे उन्होंने सोसाइटी को ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की कि हर एक बच्चा स्पेशल है, उसका मानसिक स्तर डिफरेंट है। हम सारे बच्चों को एक ही तराजू पे रखकर तौल नहीं सकते कि इस बच्चे ने अच्छा काम किया है तो आप भी अच्छा कर सकते हो सकता है उस बच्चे के अंदर कोई दूसरी खूबी हो, टैलेंट हो, प्रतिभा हो। हमारे एज अ टीचर काम होता है हर एक बच्चे की उस छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालना, उसको स्पेशल ट्रीट करना कि आप हैं हमारी क्लास में, इस दुनिया में है तो सबको भगवान ने बना के भेजा है किसी ना किसी प्रतिभा या टैलेंट के साथ। हमारा काम ये नहीं है कि जिस इंसान के अंदर कोई भी कमी है तो उसकी कमी को ही बार बार उजागर करने से बेहतर है कि उसकी प्रतिभाओं को उजागर करना और उसको इस पैमाने पे रखना कि वो एक स्पेशल चाइल्ड बन सके, ठीक है। तो ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो यूनिक कॉन्सेप्ट है, यूनिक इसलिए है कि वो सबके लिए भिन्न है। हम एक ही कटघरे पर, एक ही पैमाने पर सबको नाप तोल नहीं सकते हैं कि इन्होंने कर लिया
एक ही क्वेश्चन हमने दे दिया सपोज मैथ्स का कि जिसने भी उसको सॉल्व कर लिया उनका 10 on 10, और जो नहीं कर पाया उसको 5, तो जैसे भी नंबर किए हैं उसके बेसिस पे किया, और ये जजमेंट हमने निकाल लिया कि जिसको मैथ्स नहीं आती है वो कुछ नहीं कर पाएगा। इट इज नॉट सो फाइन। तो हमें उस बच्चे की, हर एक बच्चे को समझना होता है, उसकी यूनिक क्वालिटी को निकालना होता है, तभी वो बच्चा स्पेशल है। ठीक है, हर एक बच्चा स्पेशल है, उसका डेवलपमेंट अलग होगा, ग्रोथ अलग होगी, लेकिन वो डेवलपमेंट करने का, उसको निकालने का तरीका टीचर पे निर्भर करता है कि किस तरह से उसकी जो झिझक है कि हम सोसाइटी को फेस आउट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अब जब बच्चों को कॉम्प्लेक्स फील होने लगता है कि सारे बच्चों के सामने हमारे इंसल्ट होगी, बार बार हर एक टीचर, सब्जेक्ट टीचर आते हैं हमारे इंसल्ट करते हैं, तो वो क्या है, उस चीजों को वो धीरे धीरे अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है। स्कूल बंक कर दिया, स्किप कर दिया कि हम होमवर्क कॉपी नहीं लाए हैं, बेशक कॉपी बैग में पड़ी हुई है, क्यों होमवर्क किया नहीं है, क्यों नहीं किया, आ नहीं रहा था, पहले क्लास वर्क नहीं समझ पाए तो होमवर्क कैसे हम कर पाएंगे, है ना। तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए वो गलत नजरिए या फिर गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं बच्चे, क्योंकि वो पता है मुझे स्कूल में वही एटमॉस्फेयर मिल रहा है कि बार बार मुझे पिंच आउट किया जाएगा, बार बार हमसे वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बार बार हम पे लोग खिल्लियां उड़ा के हंसेंगे। तो ये चीजें हैं जो उनके मानसिक स्तर को अफेक्ट करती हैं। तो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट्स, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि उन सारे बच्चों को समझना, परखना, जानना और उनकी छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारना, ना कि उनकी कमियों को बार बार सबके सामने उजागर करना और उनको एक हंसी का पात्र बनाना। राइट, तो ये चाइल्ड स्पेशल है, यूनिक है, उसको समझने का काम हम चाइल्ड डेवलपमेंट में करते हैं, जो कि हम जानेंगे तभी उस स्तर पे उसका विकास कर सकेंगे। अगर इस बच्चे की मेंटल लेवल यहाँ पर है तो हमें उसको यहाँ पे पहुंचाना है, तो हमें जो सबके साथ जो टेक्निक्स अपनाते हैं, हम वो टेक्निक हर एक बच्चे के साथ नहीं अपना सकते हैं। फॉर एवरी चाइल्ड वी नीड टू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स। राइट, नाउ लेट्स प्रोसीड फॉरदर। देन इज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या है, जिसको हम बचपन कह सकते हैं। इस अवस्था में कई सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जो हमारे आने वाले भविष्य का निर्माण करते हैं। बिल्कुल एक बुनियाद की तरह, जैसे अगर हमें बहुत बड़ी इमारत खड़ी करनी हो तो हमें बहुत ज्यादा अंदर अच्छी फाउंडेशन, जो नींव होती है वो उतनी ही स्ट्रांग बनानी पड़ती है कि कल को हमें इतनी मंजिला, 10 मंजिला, 12 मंजिला इमारत बनानी है, तो अगर उसकी बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो कभी भी आंधी आया, तूफान आया, कोई भी नेचुरल कैलामिटी आई तो वो बिल्डिंग गिर सकती है। वही बात हमारे चाइल्डहुड पे आती है। यह एक ऐसा काल है जब बच्चा हर एक नए दिन नया कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। उस सीखने के कारण पर उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, उनका जो हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं कि हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, लेंथ ब्रेथ सब कुछ बढ़ रहा है, और मेंटल भी होता है, जो हमारा माइंड होता है उसकी मेमोरी धीरे धीरे शार्प होती आती है। कहते हैं बच्चों की वोकैबुलरी पे बहुत फर्क पड़ता है जिस माहौल में बच्चा रहता है, इसलिए बच्चों को बोलते हैं कि आप बुक रीडिंग की हैबिट इनकलकेट करिए, ये आदत डालिए कि आपको किताबें पढ़नी है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इन सारी चीजों का असर हमारे ब्रेन पे पड़ता है, हमारे मतलब बच्चे के ब्रेन पे पड़ता है कि जितनी वो किताबें पढ़ेंगे, लोग अच्छे अच्छे लेखकों की पढ़ेंगे, कविताएं पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, तो क्या उनका दिमाग का पढ़ने का, सोचने का नजरिया उतना ही विस्तृत होगा, उतना ही वाइडर हो जाएगा। और ये जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, तो उसमें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उनका जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए उनका जो न्यूट्रिशन होता है, जो उनका जो पौष्टिक आहार होता है, वो लेना बहुत ही जरूरी है। अगर उनका न्यूट्रिशन अच्छा है, ठीक है, हर एक एज ग्रुप का न्यूट्रिशन कैलोरी, 8 से 10 साल के बच्चे का कैलोरी रिक्वायरमेंट दूसरा है, ठीक है, 6 से 12 साल के रिक्वायरमेंट अलग है, गर्ल्स का रिक्वायरमेंट अलग है, बॉयज का रिक्वायरमेंट अलग है, ठीक है। तो ये सब क्यों, क्योंकि वो जो ग्रोइंग एज है उस एज ग्रुप में अगर बच्चा है तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट, उसकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, अगर वो कहीं से भी लैक करता है तो उसका फिजिकली वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। और जब हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ
मस्तिष्क का आवास होता है उसमें रहती है। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हमारी आत्मा भी नहीं स्वस्थ होगी, हमारा मस्तिष्क भी उतना स्वस्थ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं कि फिजिकल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकली बच्चा बढ़ रहा है तो उसकी फिजिकली एजुकेशन हो, फिजिकल एजुकेशन देना बच्चों को कि भाई एक्सरसाइज करा रहे हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज स्कूल में कंडक्ट कराई जाती है और पीटी वगैरह जो होती है स्कूल में, ये सब इसी के लिए होता है कि फिजिकली बच्चे अच्छे से खुद को डेवलप कर सकें। ठीक है, और जो न्यूट्रिशन, कई बार स्कूल में भी न्यूट्रिशन चार्ट दे देते हैं पेरेंट्स को कि उनके टिफिन में, लंच ब्रेक में ये चीजें आपको लेके आनी है, कि हम जंक फूड को भी दे देते हैं महीने में एक बार चांस। ठीक है, तो पूरे महीने में एक बार जंक फूड भी स्कूल में अलाउड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं कि आजकल के दौर में अगर बच्चा थोड़ा बहुत कुछ अलग खा रहा है तो, लेकिन वंस इन अ वीक दैट इज फाइन, वंस इन अ मंथ दैट इज फाइन, लेकिन ये नहीं कि रोज रोज बच्चे उसी चीज की जिद कर रहे हैं। तो उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको कितना मिल्क चाहिए एंड ईच एंड एवरीथिंग फाइन। मेंटल डेवलपमेंट के लिए बुक्स पढ़ा रहे हैं, अच्छे माहौल जो मॉरल स्टोरीज सिखाते हैं सिखाते हैं बच्चों को, सुनाई जाती हैं, तो इन सब चीजों का उनका मेंटल ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। इमोशनल में कैसे कि हम कैसे उनके इमोशनली किस तरह से हम अटैच हैं। स्कूलों में क्या स्कीम चलाई जाती है कि होम विजिट का। क्यों होता है कि अगर आपका बच्चा बीमार है तो हम बीइंग अ टीचर, बीइंग अ क्लास टीचर होम विजिट भी करने आते हैं कि भाई तबीयत कैसी है, क्या हो गया, इस टाइप में। क्यों है कि फैमिली फंक्शन में टीचर्स विजिट करते हैं बीइंग अ पेरेंट। क्योंकि टीचर को कहा जाता है कि वो भी एक पेरेंट्स की तरह ही बच्चों को पैम्पर करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। अगर जब ये बच्चे सोचते हैं कि मैम भी मुझसे अटैच है, सर हमको देखने आए थे, हमको बुखार हो गया था, तो एक वो उनका क्या एक इमोशनल अटैचमेंट है। अगर कोई बच्चा एब्सेंट होता है और नेक्स्ट डे अगर टीचर उसे कोई भी हाल खबर नहीं लेता है कि अच्छा भाई क्यों थे एब्सेंट, क्या था रीजन, घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, हो सकता है कि मम्मी की तबीयत ही खराब हो, है ना, तो कुछ ना कुछ अगर रीजन करके अगर हम एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाते हैं तो बच्चे का साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट करता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे कि मैम हमको पूछेंगे स्कूल में कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया है। ठीक है, तो कई बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी हम लोगों को बीइंग अ टीचर ये सुनने के लिए मिलता है कि आप बोल दीजिए बच्चे को कि दूध पी के आना है, क्योंकि दूध नहीं पीता बच्चा। ठीक है, ब्रश नहीं करते हैं 2 टाइम। ये सारी चीजें क्यों है? क्योंकि ये होता है कि मैम कह देंगी या सर कह देंगे तो अब वो बच्चे इमोशनली अटैच हो जाते हैं अपने टीचर्स के साथ। यही बात अपने पेरेंट्स के साथ भी होती है। जब आप देखते हैं कि अगर हमारे बीमार होने से मम्मी पापा कितने परेशान हो जाते हैं, तो उनका क्या इमोशनली दे आर अटैच, हाउ मच दे केयर फॉर यू, हाउ योर आपके पेरेंट्स आपका कितना केयर कर रहे हैं एंड सो मेनी थिंग्स फाइन। तो एक इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है वो सारी चीजें चाइल्डहुड में होती हैं। देखिए कई सारी चाइल्ड क्राइम के भी केसेस आते हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर बच्चे की एज 18 साल तक की नहीं है तो उनको पनिशमेंट ही नहीं मिलेगी। उनको एक जो चाइल्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है जहाँ पे बाल सुधार गृह जिसे कहते हैं, कि जहाँ पे बच्चों को लेके जाया जाएगा, उनको वैसे जेलों में नहीं रखा जाएगा जैसे आम क्रिमिनल्स को रखा जाता है। उनको सुधार करने का मौका दिया जाएगा कि हो सकता है घर में इन्वॉल्वमेंट ऐसा ना मिल पाया हो, इसलिए उन्होंने गलत संगति पकड़ ली हो, भुखमरी होगी या कुछ भी ऐसा कारण हो जिसकी वजह से उन्होंने चोरी कर ली है, तो उसलिए हम बच्चे को पनिशमेंट देने से बेहतर है कि उनको सही रास्ते पर लेकर आए। तो ये सारे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इमोशनल अटैचमेंट, एक बच्चे को ज्यादा पैम्पर करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो सब अगर बच्चे को नहीं मिल पाएगा तो उसका जो चाइल्डहुड है, जिसको कहते हैं कि जो हमारा जीवन काल होता है, सबसे बेहतरीन समय जो होता है वो होता है हमारा चाइल्डहुड। अगर उसमें नहीं बच्चे इमोशन को अपने खुल पाते हैं, देख पाते हैं, बता पाते हैं कि उनको क्या चीज चाहिए, तो वो उनके लाइफ लॉन्ग पीढ़ी दर पीढ़ी जब वो बड़े भी हो जाते हैं समय के साथ, तो वो सारी चीजें रह जाती हैं। तो पूरे बच्चे को एक खुल के बचपन जीने का आजादी मिलनी चाहिए और उस आजादी के साथ उनको डेवलप करने का, ग्रो करने का, खुद को आगे बढ़ाने का मौका भी देना चाहिए। फाइन, देन इज
मेजर क्वालिटेटिवली हम इस चीज को मेजर कर सकते हैं। हाइट है, वेट है, जिस तरह से हम उसको मेजर कर सकते हैं कि बच्चे की इतनी हाइट बढ़ गई है। रिपोर्ट कार्ड्स में इसमें भी कॉलम होता है कि हाइट और वेट, कि पिछले 6 महीने में बच्चे की हाइट इतनी बढ़ी है या फिर वेट इतना बढ़ा है। क्यों होता है कि हम सही कगार पर, क्या बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है? अगर वो नहीं हो रही है, ग्रोथ सही नहीं हो रही है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं फिजिकली बच्चा लैक कर रहा है, और अगर फिजिकली लैक कर रहा है तो मतलब कि वो मेंटली भी उसकी हेल्थ नहीं सही है, बार बार बीमार पड़ रहा है, तो क्या वो एजुकेशन में या फिर एकेडमिक उतना अच्छा कर पाएंगे? जाहिर सी बात है, नहीं कर पाएंगे। अगर वो फिजिकली फिट रहेंगे, फाइन रहेंगे, रेगुलर स्कूल आएंगे, रोज कुछ नया सीखेंगे, बीमार पड़ गए तो एक दिन जो पढ़ाई की 1 हफ्ते तक गायब है, तो सब पढ़ाई भी लैक हो जाती है। तो इसलिए फिजिकल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। जब फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके साथ जो बच्चे की पढ़ाई का जो डेवलपमेंट है, कि कल को मान लीजिए 60% ही मार्क्स का आते थे, आज 80% आ रहे हैं, तो दैट मींस बच्चा कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, क्वालिटी में जो मैनर्स बच्चे सीखते हैं, कल पहले मान लीजिए किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते थे, आज सबको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अच्छे से बात करना सीख रहे हैं, ठीक है, बड़ों का आदर करना सीख रहे हैं, कहना मानना सीख रहे हैं। तो इस चीज को हम इजीली मेजर कर सकते हैं कि कल के बच्चे में उनका फिजिकली हाइट ग्रोथ हुई, क्या कैसा है क्या नहीं है, और इमोशनल और मॉरल भी तरीके, नैतिकता के भी तरीके से भी हम उनको मेजर कर सकते हैं कि हाँ बच्चे में कुछ नया सुधार आया है। जब हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग लेते तो ये क्या विकास था? नहीं, बच्चा पहले तो बहुत शैतानी करता था, इंडिसिप्लिन करता था, यहाँ से वहां घूमता रहता था, लेकिन अब ये चेंजेस जो है उनके अंदर आ गई हैं। तो पहले से भी जब हम नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं बच्चों को और पॉजिटिव के साइड लेके जाते हैं, चाहे वो एकेडमिक हुआ या फिर नॉन एकेडमिक, तो ये क्या है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे जानते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के। चलिए अब जानते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब कि बाल विकास के कुछ सिद्धांतों के बारे में हम जानेंगे, जिससे हमें इसको समझने का तरीका और भी बेहतर तरीके से हम इसको समझ सकेंगे। पहला है डेवलपमेंट फॉलो अ पैटर्न और अ सीक्वेंस, मतलब कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो एक पैटर्न या फिर एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, और वो सबके लिए सेम होता है। ठीक है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, चाहे वो कश्मीर में रहता हो या कन्याकुमारी में रहता हो, वो सारे ह्यूमन बीइंग के साथ वो जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगा। जैसे कि जब भी कोई न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है तो उनका नेक बोन जो है वो डेवलप नहीं रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले वो टॉप टू टो चलता है डेवलपमेंट। सबसे पहले वो अपने नेक पे कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं, कि सबसे पहले उनको बोलता है तो गर्दन इधर से उधर लुढ़कती रहती है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में उनका जो नेक बोन है वो टोटली डेवलप हो जाता है और वो गर्दन पे कंट्रोल करना उनका सीख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उनका शोल्डर बोन जो है वो डेवलप होता है, वो कंधे को हिलाना, मूव करना, ये सब सीखते हैं। फिर इसी तरह से वो बैक बोन डेवलप होती है, बैठना स्टार्ट कर देते हैं। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट पैरों की तरफ जाता है, जिसमें वो खड़े होना स्टार्ट करते हैं, और फिर धीरे धीरे वो चलना और दौड़ना भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, टॉप टू टो का डेवलपमेंट हुआ। एक होता है इंटरनल से लेकर बाहर तक का जाना, मतलब कि सबसे पहले वो बॉडी के पार्ट में रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे आर्म्स का, फिर वो आर्म से गया आपके हथेलियों तक, हथेलियों से गया वो फिंगर्स की तरफ, ये आउटवर्ड की तरफ वो मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एक सीक्वेंस है जो सबके लिए सेम होता है और सबको उसको फॉलो अप करना होता है। ठीक है, तो ये एक सेट पैटर्न या फिर एक सीक्वेंस है। देन इज डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज। अगर हम चेंज की बात करते हैं, अगर हम हमारे अंदर कोई अगर बदलाव ही नहीं आ रहा है तो मतलब कि वो विकास हो ही नहीं रहा है। अगर हम विकास की बात कर रहे हैं तो विकास का मतलब ही हो रहा है कि अगर हम कल यहाँ स्टैंड करते थे, आज हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, तो हमने इतना ग्रो अप किया है, राइट, दिस मच हैज ग्रोथ हैज बीन टेकन प्लेस। और ये विकास तभी पॉसिबल है जब हम मेरे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। चेंज, बच्चा फिजिकली ग्रो कर रहा है, 6 महीने से का था वो साल भर का हो गया, तो पहले सिर्फ बैठना आता था, धीरे धीरे वो चलना भी सीख रहा है। पहले
पलटना सीखा, फिर बैठना सीखा, फिर खिसकना सीखा, फिर घुटनों के बल चलना सीखा, फिर टगमग टगमग करते हुए चलना और गिरना सीखा, फिर वो फाइनली दौड़ने लगता है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट बच्चे के अंदर हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। पहले कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, कहाँ पे कोई भी उठा के लेके चले आते हैं छोटे बच्चों को। लेकिन कुछ होते हैं जब ज्यादा बच्चे सेंसिटिव होते जाते हैं, जानने लगते हैं कि कौन मेरे पेरेंट्स हैं, कौन हमारे नियर एंड डियर वंस है, तो उनकी गोद में जाने के बाद बच्चे किसी की गोद में नहीं आना चाहते हैं। क्यों? इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, एक इमोशनल लव एंड अफेक्शन उनके साथ होता है। तो इनका इमोशनल डेवलपमेंट भी उनके साथ हो रहा है, ठीक है। उनकी मेमोरी शार्प होने लगती है, धीरे धीरे वो बताने लगते हैं कि ये हमको पानी चाहिए, ये चीज है तो उसको पानी बोल रहे हैं या ग्लास बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, उनकी वोकैबुलरी धीरे धीरे एनहांस हो रही है, वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। तो वो अगर वो डेवलप हो रहे हैं कि मतलब कि उनके अंदर बदलाव आ रहा है, वो कुछ ना कुछ नया नित्य नवीन सीख रहे हैं, बदलाव आया इसलिए वो डेवलपमेंट हुआ। अगर बदलाव ही नहीं आएगा तो डेवलपमेंट वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। Then is development proceed from general to specific. General to specific मतलब कि पहले बहुत सारी चीजें थी, फिर उसको वो एक स्पेसिफिक चीज पे आता है। जैसे कि अगर छोटे सा बच्चे के सामने अगर कोई भी चीज रख दी जाए तो वो बहुत कोशिश करते हैं उस चीज को पाने के लिए, तो वो हाथ पैर जो भी अपनी बॉडी का चला पाते हैं खिसक कोशिश करते हैं उस चीज तक पहुंचने के लिए। उसके लिए वो अपनी पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो उसको बस झट से उसको अपने हाथ से भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगर जब बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, जब वो रोते हैं तो पूरे बॉडी के अंगों का प्रयोग कर लेते हैं चिल्लाने, मतलब पूरी बॉडी के पार्ट, हर एक पार्ट जो है इन्वॉल्व है चिल्लाने में, हाथ पैर मारना, और जितना भी ऐसा लगता है पूरी एनर्जी से रोने चिल्लाने में लगा दी। क्या वो जनरल एक्सपेक्ट है। फिर जब वो बड़े होते हैं तो स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, तो सिर्फ आंसू ही टपक रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, तो वो क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक। कि रो रहे हैं तो फिर चिल्लाना, वैसा हाथ पैर मारना या बंद, सिर्फ रोने का ही काम हो रहा है, ठीक है। और भी अगर हम इस चीज की बात करें, अगर हम जनरलाइज की बात करें तो बच्चे को जब वर्ड सिखाते हैं कि पापा पापा बोलना है, तो हर एक शख्स को पापा 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 बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब वो धीरे धीरे उनका विकास की ओर बढ़ते हैं तो सिर्फ वो अपने ही पिता को वो पापा कहकर पुकारते हैं, कि अब वो समझ जाते हैं कि यही शख्स हमारे पिता है जिनको हमको पापा बोलना है, ठीक है। तो वो जनरल टू स्पेसिफिक का कॉन्सेप्ट है कि जब बच्चा वो समझने लगता है कि नो दिस पर्टिकुलर पर्सन इज माय फादर, फाइन, एक ही चीज पे वो सेंट्रलाइज हो जाता है। देन डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड। हाउ इट इज कोरिलेटेड मतलब वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अभी हम लोग ने जो फिजिकल डेवलपमेंट की बात की कि क्यों कहा जाता है कि बच्चे की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतने सारे इंजेक्शन टाइम टू टाइम होते हैं कि बच्चे को लगवाने हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको 24 घंटे के अंदर ही इंजेक्शन लगता है। क्यों? क्योंकि आने वाले बीमारियों से उनकी रोकथाम करने के लिए बीटीसी का इंजेक्शन लगा, फिर पोलियो ड्रॉप्स टाइम टू टाइम गवर्नमेंट पिलाती रहती है, और फिर इतने सारे इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। कि जितने भी जानलेवा बीमारियां होती हैं, कि जब बच्चा नवजात होता है, कमजोर होता है, बहुत सारी अगर हम पहले से ही उनको सेव करना चाहते हैं, तो अगर हमको पहले से अच्छे से डोजेस दे रखेंगे तो वो आने वाले समय में एक अच्छा हिस्टपुष्ट हिंदुस्तान का नागरिक होगा। अगर वो हैंडीकैप रहेगा, ठीक है, सही डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तब हम वो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में कैसे वो आगे योगदान दे पाएगा, ठीक है। तो अगर वो जब वो खुद से अच्छे से डेवलप है तो वो आने वाले भविष्य में अपने माता पिता का, पूरे देश का सहारा बनेगा, राइट। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट की हम बात करें, अगर फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है, बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, अच्छा उनका खान पान है, तो वो बीमार कम पड़ेंगे। बीमार कम पड़ेंगे तो जल्दी से वो चलने भी लगेंगे, दौड़ने भी लगेंगे, और उनका मानसिक विकास भी बहुत ही तेजी से होगा, मेंटल डेवलपमेंट भी उतनी ही तेजी से होगा, क्योंकि वो हेल्दी है। और जब बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो इरिटेशन होगा, दिन भर रोना, मिन 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 करते रहना, मिन मिनाना, ये सारी चीजें क्या है कि वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बता सकते नहीं कि आपको ये पेन है या वो पेन है, बस एक जरिया है रो लो, ठीक है। तो वो उसी में लगे रहेंगे और वो ना फिजिकली ग्रो कर पाएंगे ना मेंटली। उस अवस्था में जब वो नई नई चीजें देखेंगे, कब सीखेंगे? जब वो हेल्दी रहेंगे, ठीक है। तो अगर वो मेंटली हेल्दी, अगर फिजिकली अच्छे हैं तो उनकी मेंटल ग्रोथ भी अच्छी होगी,
दिमाग का विस्तार भी अच्छे से होगा, डेवलपमेंट होगा, और वो हमेशा नई नई चीजों को वो अच्छे से सीख भी पाएंगे। इसीलिए दोनों चीजें एक दूसरे पर आश्रित है या निर्भर है। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस एज वी हैव डिस्कस्ड, ऐसे हम लोगों ने कल भी लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ की तरह जब बच्चा बड़ा हो गया, एक एडल्ट हो गया, तो उसकी ग्रोथ समाप्त, अब उसके बाद वो नहीं बढ़ता, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो लगातार होते रहते हैं। एडल्ट लोग भी कुछ कुछ नया सीखते रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी को रेसिपी कोई नहीं बनानी आती, तो हम यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं या कुछ नई मैगजीन में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, उसको नया कुछ सीख रहे हैं। तो ये क्या है, हमने कुछ नया सीखा मतलब हम कल जहाँ पे थे आज हम उससे 2 कदम आगे हैं, हमें डेवलपमेंट आया है। तो वो क्या है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक हम कुछ नया सीखते रहते हैं इट मीन्स हम लोग जिंदा हैं, अलाइव हैं और डेवलपमेंट हो रहा है। देन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब कि हर एक इंसान अलग है और सबसे भिन्न है। अगर हम ये नहीं कह सकते कि एक बना हुआ सिद्धांत सब पे हम लागू कर दें, हमें हर एक बच्चे को समझने की, परखने की जरूरत पड़ती है। क्लास में भी हम एक पैमाने पे सारे बच्चों को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अलग अलग एक्टिविटीज जो है वो कराई जाती है, कंडक्ट कराई जाती है। कि कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए आते हैं जो डिफिकल्टी लेवल के होते हैं, ठीक है, जो जिसका शार्प माइंडेड है वही कर पाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े एवरेज होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं जिसमें सारे बच्चे कर लें। जब टीचर्स भी कोई भी ग्रुप एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराती है तो कैसे कराती है कि बिल्कुल सिंपल से भी जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी, उनका भी मोरल बूस्टअप करने के लिए भी, उनको भी हौसला अफजाई करने के लिए छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज कराई जाती हैं ताकि उनको भी प्रोत्साहन मिल सके कि नहीं वो लोग आगे निकल रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे, तभी भी बच्चा दब जाता है, वो क्लास में बोलना ही बंद कर देता है। तो अगर वो बंद ना करे तो उसके लिए हमें और भी चीजों को करना जरूरी होता है। इसलिए जो वर्कशीट्स बनाई जाती है, होमवर्क दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, तो ग्रुप में कराए जाते हैं या फिर ऐसे टॉपिक पे दिए जाते हैं जो सबका विकास हो जाए, सबका डेवलपमेंट हो जाए, हर एक बच्चा उसको कर ले, या ऐसे बच्चे भी कर ले जो उतना ब्रिलियंट नहीं है लेकिन दे कैन परफॉर्म बेटर बाय दोज एक्टिविटीज, फाइन। तो ये इंडिविजुअलिटी का सिद्धांत ये है कि सारे बच्चे अलग हैं, हमको सारे बच्चों को समझने की जरूरत है। एक ही भाई बहन, एक ही घर परिवार में रहने वाले में भी डिफरेंस होगा, जुड़वा भाई बहनों में भी डिफरेंस होगा, और चाहे उनके चेहरे मिले लेकिन क्वालिटी सबकी अलग होंगी, ठीक है। जो हमारे डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हर एक बॉडी पार्ट्स में डेवलपमेंट होता रहता है, लेकिन वो डेवलपमेंट एक ही फेज पे होगा, एक ही रेट पे होगा, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जब हमारे बॉडी पे, बच्चे का पूरे बॉडी पे जब धीरे धीरे कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो 1 से 2 साल के अंदर बिल्कुल बखूबी अपने बॉडी पे कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है तो वो पूरा 6 साल लेता है कि जिसमें पूरा एक ब्रेन जो है वो अच्छे से बच्चे का डेवलप हो जाए, और बॉडी बहुत जल्दी ग्रेन अप हो जाती है। जो बच्चे का जो ग्रो अप करने का जो रेट है, जब वो 0 से 1 वर्ष में होता है तो बहुत तेजी से बच्चे में ग्रोथ होती है, ठीक है, बहुत तेजी से ग्रो अप करने लगते हैं। लेकिन बाकी के फेजेस में वो धीरे धीरे रेट जो है वो स्लो हो जाता है। फिर से जब वो एडल्ट होने, एडोलसेंस के एज तक पहुंचते हैं, फिर से बहुत तेजी से ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद थोड़ा पेस कम हो जाता है। तो ये उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी में, डेवलपमेंट में वो होता रहता है, वो एक समान एक रेट पे नहीं होता है। कभी वो फेज बहुत तेजी से होता है, कुछ एज के ऐसे पड़ाव होते हैं जिसमें डेवलपमेंट बहुत ही स्लो रेट पे होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्टेज बाय स्टेज, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर वो होता है। जरूरी नहीं कि इकट्ठे एक बार में हो, जैसे कि जब बच्चा बोलना स्टार्ट करता है, ठीक है,
तो पहले वो बिल्कुल ऐसे आ वो ये कुछ जो वर्बल्स होते हैं उन्हीं के साउंड वो निकलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे वे वो बलबलाना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी है बस निरर्थक शब्द निकल रहे हैं उनसे, लेकिन वो बोलने की कोशिश करते हैं और वो कुछ भी वो बोलते हैं। फिर धीरे 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 वो कुछ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं वो मम्मी पापा इस टाइप के कुछ ना वर्ड बोलना स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे वो बिल्कुल अच्छे ढंग से बोलने लगते हैं। तो ये क्या है, वो एक स्टेज बाय स्टेज हुआ। अगर हम चलने या दौड़ने की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले बच्चा थोड़ा सा अपने बॉडी का मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, फिर वो पलटने के स्टेज पे आते हैं, फिर पलटने लगते हैं, फिर थोड़ा सा खिसकने लगते हैं, फिर घुटनों के बल चलना स्टार्ट करते हैं, फिर लुढ़कते पुढ़कते वो चलना स्टार्ट करते हैं, फिर सही से चलने लगते हैं, फिर दौड़ने लगते हैं। ये क्या है, एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज है, ना कि वो अचानक से बच्चा पैदा हुआ और दौड़ने लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, राइट। तो स्टेज बाय स्टेज की एक प्रोसेस है। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी कि अगर फाउंडेशन अच्छी होगी तो इमारत भी बहुत अच्छी होगी। तो अगर अर्ली डेवलपमेंट बच्चे का अच्छा हुआ है, अर्ली स्टेज में जब वो बेशक अपनी माँ के गर्भ में ही पल रहा था, फूल रहा था, तो उस टाइम का जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। क्यों रखता है मायने? क्योंकि उस टाइम भी उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसका दिमाग बाकी सारी बॉडी के ऑर्गन्स लंग्स वगैरह जो है वो डेवलप कर रहे थे। अगर वो उस टाइम की सही डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो जब वो बच्चा पैदा भी हो जाएगा तभी भी हो सकता है वो कुपोषण का शिकार हो या कुछ भी ऐसा हो। तो इसीलिए क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। इसलिए गवर्नमेंट टेटनस के इंजेक्शन, वाइटामिन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां, ये सारी क्यों देने की प्रावधान निकालते हैं कि वो अंडर प्रिविलेज लेडीज जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं इन सब चीजों को, उनकी भी हेल्थ का ख्याल रखना गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है और आशा बहू के थ्रू और कई सारी योजनाओं के थ्रू वो वैसे लोगों का पता लगाती है कि भी कोई भी गर्भवती अगर महिला है तो उसकी जांच परख करवाना, टाइम टू टाइम इंजेक्शन दिलवाना, उनको हेल्दी फूड प्रोवाइड करना, ताकि वो कल को एक स्वस्थ और अच्छे हेल्दी बच्चे को वो जन्म दे सके। और जब जन्म दे देते हैं तो उसके बाद जो एक लैक्टेटिंग मदर्स होती है उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट अलग होती है, बिकॉज दे हैव टू फीड देयर बेबी। तो उस दौरान उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके बाद अगर उसकी स्टार्टिंग की एक अच्छी रही, मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो गया, तो लेटर की डेवलपमेंट बच्चा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो बाकी की चीजों को खुद से मैनेज करें, और पेरेंट्स भी उतने अवेयर हो जाते हैं कि बाकी की चीजों को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो पहले के जो कुछ वर्ष होते हैं अपनी जिंदगी के, वो बहुत अहमियत रखते हैं, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो या फिर इमोशनल डेवलपमेंट हो। Then is social learning throwing a fractional in reinforcement. सोशल लर्निंग थ्योरी मतलब कि हम सोसाइटी से क्या सीख रहे हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि स्कूलों में कई एक्टिविटीज कराई जाती हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग, कैसे आपको अपना लंच बाकी सारे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अप करना है, ठीक है। या फिर जैसे कि अगर बच्चे ने कोई भी अच्छा काम किया है तो ये लिखा है ना कि फंड्स आर रीइंफोर्समेंट, कि बच्चों को हम किस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा रेस में फर्स्ट आया तो ट्रॉफी दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं या प्राइज दे रहे हैं। किसी बच्चे ने अच्छे से पोएम रिसाइट करके सुनाई है सबके सामने, तभी भी उनको चॉकलेट दे रहे हैं या कोई भी प्राइज दे रहे हैं, क्लैपिंग करवा रहे हैं। तो ये सब क्या है, बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है इन सब चीजों से। गुड बॉय और बैड बॉय का कॉन्सेप्ट होता है कि अच्छे बच्चे हैं तो अच्छे बच्चे ऐसे काम करते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो बच्चे जब डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर दे कि अच्छा जब हम अच्छे इस तरह से बिहेव करते हैं तो हम अच्छे बच्चे रहते हैं, तो हमको हमेशा इसी तरह से काम करना है। तो वो एक इमोशनल भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है, साइकोलॉजिकल भी डेवलपमेंट होता है कि हमें अच्छे बन के रहना है, हमको बच्चे को प्रोत्साहित करते रहना है, ठीक है। चाहे वो टॉफी हुआ, चॉकलेट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे में कोई गलत आदत का को हम डाल दें। रीइंफोर्समेंट का मतलब है उनको उनकी अच्छी आदतों का, उनके अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहन करना, प्रेरित करना उनको अच्छे से और अच्छा करने के लिए। Then is डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है कि हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में कैसा होगा। जैसे अगर किसी बच्चे की एक्सरे की रिपोर्ट है तो उसके थ्रू ये पता चलता है कि
कल को आने वाले भविष्य में उसका फिजिक, दाल डोल बॉडी का कैसा होगा। उसी तरह से जब बच्चे का हम बर्ताव देखते हैं बचपन में कैसा होता है, तब हम ये बताते हैं कि कैसा होगा उसका आने वाला भविष्य, आने वाला कल। एक मनोवैज्ञानिक ने यहाँ तक भी कहा रखा है कि बच्चे को जो बनना होता है वो अपने 5 से 6 साल की एज में वो बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जो उनका ब्रेन का डेवलपमेंट 6 साल तक हो गया। अब बच्चे के पेरेंट्स ने उनको जो जो कुछ सिखाया है वही चीजें वो आगे करता रहेगा, और उसके माहौल पे जो निर्भर करता है, जिस तरह से माहौल से पेरेंट्स ने लिया है उस पर वो निर्भर करता है। ठीक है, तो हम उसके आज को देखकर, उसके प्रेजेंट को देखकर फ्यूचर का अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा हेल्दी है, मैनर्स अच्छे हैं, पेरेंट्स ने अच्छी चीजें सिखा रखी है, तो वह कल को एक होनहार काबिल इंसान बनेगा। या फिर बच्चे के पेरेंट्स ने अगर कुछ नहीं सिखा रखा है, बस ऐसे ही घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, तो हम उसकी पहले से एस्टिमेट लगा लेते हैं कि कितना होनहार है, काबिल है, और घर का नाम किस तरह से रोशन करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो पहले से ही प्रेडिक्ट करी जाती है। ठीक है, देन इज डेवलपमेंट डू नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस एट ऑल। यह फेज जो है हमेशा एक समान, एक ही रफ्तार में नहीं बढ़ती है। ठीक है, कभी स्टेज ज्यादा है, कभी स्लो है। जब बच्चा अगर बीमार पड़ जाता है तो उसकी सीखने की जो स्पीड है, अवस्था है, जो गति है, उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है, उसमें बाधा आती है, वो सीखना कुछ कम कर देता है। ठीक है, हमारा ग्रोइंग का पैटर्न हमेशा सेम नहीं रहता है। कभी कभी लड़कियां जो एडोलसेंस एज में आती हैं, लड़कियों की हाइट, फिजिक, सेकेंडरी ग्रोथ बहुत तेजी से हो जाती है लड़कों के कंपैरिजन में, और लड़के कुछ वर्षों के बाद लड़कियों से और आगे निकल जाते हैं, है ना। तो ये सब जो अवस्थाएं हैं वो सबके लिए सेम नहीं होती हैं। इस टाइप के ये रहे आपके कुछ प्रिंसिपल्स, 12 प्रिंसिपल्स हैं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट में, और ये सब प्रिंसिपल के थ्रू ही क्वेश्चन आउट जो है वो फ्रेम अप होते हैं कि ये अगर ऐसा सिद्धांत है, अगर A B से ज्यादा होनहार है तो आप उसके घर के बारे में क्या एस्टिमेट कर सकते हैं। तो 4 अवस्थाएं दी होती हैं कि उसके पेरेंट्स लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, क्या होंगे। तो इस तरह से कई तरह के क्वेश्चन जो है वो फ्रेम आउट करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है अगर हमें चाइल्ड डेवलपमेंट के आगे आने वाले चैप्टर्स और टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको हमारी अगली सीरीज में कुछ और चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जानकारियां इकट्ठा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।